Hello my dear friends, very good evening to all of you. Welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग. डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन पीनल कोड की सीरीज में लेक्चर नंबर 7 है. पिछले लेक्चर्स में हमने आईपीसी के बेसिक्स को समझा और स्पेशली हमने जनरल एक्सप्लेनेशन के कुछ पार्ट को भी डील किया था. अगर आपने अभी तक उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनको जाके ज़रूर देख लें. सबका लिंक नीचे प्लेलिस्ट है इंडियन पीनल कोड की, उसमें जाके आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. जनरल एक्सप्रेशन के टर्म में ये पार्ट 2 है, क्योंकि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक हमने लेक्चर नंबर 5 में समझा था और लेक्चर नंबर 6 में डेफिनेशन स्टार्ट कर दी थी सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक, यानी कि चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन. और उसी का ये सेकंड पार्ट है आपका, जहाँ पे हम सेक्शन 21 से आगे चीज़ों को डील करने वाले हैं. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आईपीसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक ऑफेंसेस. मैंने आपको कहा था कि इसका एक मेन चार्ट बना लें जिससे कि यू कैन रिमेंबर द इंडेक्स बेस्ड आपको याद हो जाए कि कौन सा चैप्टर किस टॉपिक से डील करता है. आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है because it gives the definition of the offenses and about their punishments, what punishment should be given. and with this आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको कोर्ट्स में दोनों काम आएंगी, हिंदी और इंग्लिश. तो दोनों को समझने का प्रयास करें. ऐसा नहीं समझना है कि इसमें तो सिर्फ अंग्रेजी बोली जा रही है तो ये मेरे काम का नहीं है. हम चीज़ों को बायलिंगल, आजकल जिसको हिंग्लिश कह देते हैं लोग, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के मिक्स वर्जन में डील करेंगे. 2 डेट इंपॉर्टेंट हैं. 6 अक्टूबर 1860 को ये इनेक्ट हुई थी. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास कर दिया था, यानी कि इसका इनेक्टमेंट डेट. और 1 जनवरी 1862 जो है वो इसका इन्फोर्समेंट डेट है, यानी ऑन दिस डे द आईपीसी इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया. अंडरस्टूड. तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों डेट का पता होना चाहिए. ठीक है. अभी तक इससे पहले हम लोगों ने डील किया सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 20 तक, जहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली प्री एंगल से. अभी तक हमने जो डील किया वो प्री ओरिएंटेड ज़्यादा है. प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं, सेक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं. सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. अब सेक्शन 21 में एक चीज़ स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट. आपको ध्यान होगा हमने सेक्शन 14 में गवर्नमेंट सर्वेंट को भी डील किया था. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, मैं एक बिल्कुल सिंपल देसी वाला डिफरेंस बता देता हूं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सेक्शन 21 और 14 को कैसे शो किया जा सकता है? अगर इसका मैं एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दूं तो अगर ये सेक्शन 21 है तो आपका जो सेक्शन 14 रहेगा वो ये रहने वाला है, यानी कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉमन एरिया है. अब इस कॉमन एरिया का मतलब क्या है मैं ये बताता हूँ आपको. पब्लिक सर्वेंट हो सकता है बिना किसी रिम्यूनरेशन के, बिना किसी गवर्नमेंट के पेरोल के वो काम कर रहा हो पब्लिक के लिए, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है. ठीक है. मान लीजिए कोई 1 रुपया सैलरी ले रहा है या कोई सैलरी नहीं ले रहा है, बिना सैलरी के काम कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा. इट इंक्लूड्स द एनजीओज आल्सो. गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड ऑल दोज हु आर ऑन द पेरोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के पेरोल पे, लेट इट बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडरस्टूड. इसको हम अब एक बार उसमें अच्छे से समझेंगे. तो टोटल अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन 21 के अंदर 12 टाइप्स की डेफिनेशन दी गई हैं. जी हाँ, 12 तरह की ऐसी टाइप्स बताई गई हैं जिनको पब्लिक सर्वेंट मानती है आईपीसी. लेकिन क्या सेक्शन 21 एग्जॉस्टिव है? तो याद रखना, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं हो सकती है. इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारी जजमेंट्स में इस बात को क्लियर किया है. तो इन 12 टाइप्स की जो हमने बात की 21(2)(1) सेक्शन 21, इसको उल्टा कर दीजिए. 2(1) है तो इसको बस फ्लिप करना है आपको. फ्लिप करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1(2), यानी कि 12 तरह की कैटेगरी बताई है. 12 टाइप कैटेगरी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर.
तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए उनमें जो पढ़ता है उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। सबसे पहली कैटेगरी ब्रिटिश इंडिया के समय की है, तो इसे 1950 में जो वहाँ पे लॉ एंड अडेप्शन ऑर्डर आता है उसके तहत इसको हटा दिया गया था। 1950 में ही क्वीन की डेफिनेशन सेक्शन 13 में वो भी हटा दी गई थी। कब? 1950 में। इस तरह की चीज़ों को याद रखना है। ये चीज़ें इस बार हरियाणा जुडिशरी में ऐसी चीज़ पूछी गई थी आपसे, ठीक है। सो मैंने कल आपको बताया था, फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ आपको कि सेक्शन 13 1950 में रिमूव हुआ था। सेक्शन 15 जहाँ ब्रिटिश इंडिया 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद ही इसे हटा दिया गया था। और सेक्शन 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम ही गवर्नमेंट की बात कर रहा है, उसे भी 1937 में हटाया गया था। MCQ एंगल से ये इंपॉर्टेंट है। सो इन सब चीज़ों को भी आपको साथ में ध्यान रखना है। सेकंड कैटेगरी क्या होती है? हमारी 3 फोर्सेस हैं इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। 3 हमारे पास फोर्सेस हैं। पहली हमारी आर्मी है, दूसरी नेवी है और तीसरी एयरफोर्स है, ठीक है। भारतीय थल सेना, जल सेना और हमारी वायु सेना, 3 सेनाएं हैं। तीनों सेनाओं में जो कमीशन्ड अफसर हैं, अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कमीशन्ड अफसर? कमीशन्ड अफसर मीन्स जो कमीशनिंग लेके जाते हैं। डिफेंस में 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं कमीशन्ड अफसर जो थ्रू NDA एंड CDS, NDA और CDS जो UPSC कंडक्ट कराता है इसके थ्रू जाते हैं, जिसमें कमीशन अफसर होते हैं डायरेक्ट। ये आर्मी में जैसे लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, एयरफोर्स से फ्लाइंग अफसर से स्टार्ट होता है, आपका नेवी में भी इस तरह के रैंक्स होती हैं अफसर्स की। और नीचे मैन होते हैं जिसमें सोल्जर्स होते हैं आर्मी में, आपके सेलर बोलते हैं नेवी में, और एयरमैन बोलते हैं एयरफोर्स में। ओके, दीज आर द कैटेगरीज। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है एवरी जज। अब थर्ड कैटेगरी पे देखिए आपका क्या आ गया जो भविष्य में आप बनना चाहते हैं। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर ही। आपने सेक्शन 18 में जज की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेक्शन 20 में यू हैव सेक्शन 19 में सेक्शन 19 में जज की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेक्शन 20 में आपने क्या पढ़ा था? सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा था आपने। तो 18 में इंडिया की डेफिनेशन है, हो जाता है कभी कभी। तो सेक्शन 20 में क्या पढ़ा था आपने कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? तो कोई भी जज जो लॉ के द्वारा ऑथराइज है, ठीक है, वो क्या है? या तो मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन हो, यानी बेंच ऑफ जजेस की बात करता है। एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, कोई कानूनी प्रक्रिया में अगर वो भाग ले रहा है तो वो किस में आ जाएगा? आपका पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो मद्रास कोड है 1816 का, सिर्फ मद्रास कोड के तहत 1816 का मद्रास कोड है, जो सरपंच हैं वहाँ के वो भी आपके इसकी कैटेगरी में आते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। अब ये बात करता है सेक्शन 19 जज की डेफिनेशन के साथ। फोर्थ जो कैटेगरी है वो डील करेगी सेक्शन 20 के साथ। कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की गई है। एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी ऑफिसर हैं, अब कोई लिक्विडेटर हो सकता है, इनमें से रिसीवर हो सकता है और कमिश्नर हो सकता है। जो मैंने बोल्ड किया है ये MCQ में आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। सो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोई भी कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है ये हमें बताता है सेक्शन 20 में आपने क्या पढ़ा था? कोर्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बिल्डिंग या कोई और है, यानी कि जहाँ पे कोई न्यायिक प्रणाली चल रही है, जजेस बैठे हैं और ऑथराइज बाय लॉ, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है। हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ। इन्वेस्टिगेट कर रहा है चाहे, अब आप कहेंगे इन्वेस्टिगेट, जब आप CRPC पढ़ा रहे थे तो आपने इन्वेस्टिगेशन पढ़ाई थी, कहाँ पढ़ी थी हमने? सेक्शन 2 के सब सेक्शन H क्लॉज H में, सेक्शन 2 के क्लॉज H में, ठीक है। तो वहाँ पे तो कहा था कि मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो कह रहा है ये कि वहाँ पे जितने लिक्विडेटर हैं, रिसीवर हैं, कमिश्नर हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं जो एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपके वहाँ पे कितने स्टेनो बैठता है, आपका जो भाई जहाँ पे फाइल्स रखी जाती है, रिकॉर्ड रूम के जो ऑफिसर हैं, आपका अहलमत है, बैलिफ है, ये सभी क्या आ जाते हैं? ये सभी आपके पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्थ कैटेगरी, जो किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं, ओथ दिलाने का काम करते हैं, इंटरप्रेट कराने का काम करते हैं, कोर्ट के आदेशों की रक्षा करते हैं। एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस
टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटीज़, और कोर्ट उनसे कोई भी ऐसा कार्य कराता है जो कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे के सारे फोर्थ कैटेगरी की वजह से किस में आते हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। तो कोर्ट में आपको जो कोई दिखाई दे रहा है सभी आते हैं, तो रिमेंबर दीज थिंग्स। फिफ्थ कैटेगरी आती है जूरी मैन। हालांकि जूरी मैन का कॉन्सेप्ट इंडिया में ख़त्म हो गया है, लेकिन आई होप आप बॉलीवुड की मूवी ज़रूर देखते हैं और आपने रुस्तम को देखा होगा, ठीक है। अक्षय कुमार जी की ये मूवी थी। बहुत ज़्यादा मूवी भी नहीं देखना है, वीक में एक दिन तो देखना भी चाहिए। तो कोई भी जूरीमैन है, असेसर है, मेंबर ऑफ पंचायत है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर रहा है, वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। सिक्स्थ कैटेगरी आ जाती है कोई आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होते हैं, जो समझौता कराते हैं। एंड अदर पर्सन हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन टू रिपोर्ट बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस। आदेश देता है ऐसे आर्बिट्रेटर जिसको न्यायालय आदेश देता है बाय एनी अदर कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि वो भी इसमें आते हैं। तो आपको ऐसे वर्ड पकड़ने हैं, आर्बिट्रेटर भी उसमें आता है। सेवंथ कैटेगरी आती है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय विर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। यहाँ पे आपका कौन आ जाता है, पुलिस आ जाती है। कौन आ जाती है, पुलिस यहाँ पे आ जाती है। इस कैटेगरी में पुलिस क्या है, आपकी क्या बन जाती है, पब्लिक सर्वेंट बन जाती है। फिर आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। सेवन्थ हो गया था, चलिए स्लाइड डबल हो गई है, एट्थ पे चलते हैं। एट्थ कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी क्या कह रहा है, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। 14 में गवर्नमेंट सर्वेंट पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ किन ऑफिसर की बात कर रहा है, जिनकी ड्यूटी है क्या, एज सच ऑफिसर, वो अफसर होने के नाते वो क्या करें, प्रिवेंट करें ऑफेंसेस। को कौन प्रिवेंट करता है, पुलिस करती है। पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन कहाँ दिया गया है, 149 से 153, कहाँ पे, सीआरपीसी में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 149 से 153 तक क्या दिया गया है, आपका चैप्टर नंबर 11 ऑफ सीआरपीसी, जो डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है। वहीं पे प्रिवेंटिव एक्शन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी करता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। कहाँ पे, आपके चैप्टर 8 में करता है, ठीक है, और चैप्टर 10 में करता है, 9 मेंटेनेंस से डील करता है। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर ऑफ टू द जस्टिस, कौन पकड़ के लाएगा, पुलिस ही तो लाएगी। टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस, तो यहाँ पे भाई जो कानून की मदद पुलिस हैं, डीएम है, एसडीएम है, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। नाइन्थ कैटेगरी क्या है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। रेवेन्यू अफसर्स देखे आपने, गवर्नमेंट का जो काम करते हैं। आप एक गांव से हाईवे निकल रहा है, गवर्नमेंट सर्वे करती है, पटवारी हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी जिस कार्य से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लीज पे ज़मीन ली जाती है, ठीक है। ये सारे के सारे लोग जो है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। 10th आ जाता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक survey, assessment of the levy or rate of tax, common to make, authenticate or keep any document for the ascertaining rights of the people of any village, town or district, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी वगैरह के लोग आ जाते हैं, ठीक है। 11th आपकी हो जाती है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज। के इलेक्शन कमीशन के जितने लोग हैं वो यहाँ पे आज इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। और 12th कैटेगरी आ जाती है एवरी पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी पेमेंट पे काम करते हैं, ठीक है, और या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जो कंपनी एक्ट है 1956 का, अभी तो अमेंड हो गया है, उसमें जो काम करते हैं वो सारे के सारे लोग आते हैं, ठीक है। अभी यहीं पे हम डील कर लेते हैं कि देखिए हमने 12 कैटेगरी को यहाँ डील किया है। इन 12 कैटेगरीज में एक हमने कहा पब्लिक सर्वेंट, जो सेक्शन 21 में दिया गया है। फिर हमने एक सेक्शन 14 में पढ़ा था गवर्नमेंट सर्वेंट, सेक्शन 14 में। देखिए पब्लिक सर्वेंट जरूरी बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो ही, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट के पेरोल पे हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ही ऑलवेज रिमेन्स ऑन द पेरोल ऑफ द गवर्नमेंट, हमेशा सरकार की तनख्वाह पर ही वो अपना काम करता है, ये आपको याद रखना है। यू कैन से दैट कि जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है ना, पब्लिक सर्वेंट ये एक जीनस है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है आपने पढ़ा था
गवर्नेंस सेक्शन 14 में ये उसकी एक स्पीसीज़ है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सेक्शन 21 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू एंगल से, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा समय लिया है। अब आ जाते हैं इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, चाहे उन्हें सरकार ने अपॉइंट किया हो या ना किया हो। ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी एक्सप्लेनेशन कहती है वेयर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट अकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन who is in actual possession of the situation of the public servant whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। अब ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि जितने जो भी वर्ड है पब्लिक सर्वेंट जहाँ मिलता है तो ये समझा जाएगा कि एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट हमें वहाँ पे दिखाया जा रहा है, वट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। ठीक है, उसमें जो भी लीगल डिफेक्ट हो उसके होल्ड करने में, ठीक है, वो समझे जाएंगे पब्लिक सर्वेंट ही। एक्सप्लेनेशन तरीके कहते हैं द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स द इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्यूनिसिपल। भाई कोई भी इलेक्शन करवाना हो वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो देखिए एकदम बिल्कुल गहने गहने रखे हैं, रोलेक्स की घड़ी भी रखी है, मोटी सोने की चेन है, चांदी की चेन है, वाह 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 वाह। और ये क्या लेकर जा रहे हैं, सोफ़ा लेकर जा रहे हैं, साइकिल खड़ी है। ये सारी की सारी कैसी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाने वाली है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। इमूवेबल क्या होती है, जो आपकी अर्थ से जुड़ी हुई है। टीपीए में हमने इसको बहुत अच्छे से डील किया था। टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आई होप हम सब ने उसकी क्लासेस भी अटेंड की थी। तो द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड द कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, जो परमानेंट जो अर्थ में लगी है उसे छोड़कर बाकी सारी टर्म्स जो किसमें आ जाती हैं, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। एक बहुत ही अच्छे केस में ना आप केस लिख लीजिए यहाँ पे, सूखे खरबद्दा, मैं लिख देता हूँ आपको जिससे स्पेलिंग का थोड़ा सा डाउट नहीं रहेगा, SUKEY सुकिए खुरदाबा KURDABA वर्सेस गोंडा। ठीक है, इस केस में बहुत क्लियरली एक बात कह दी गई थी, 1872 का ही केस है ये, उसी टाइम पे इसमें ये बात कही गई थी, जो डिफरेंस बताया गया था मूवेबल इमूवेबल का उसे एक्सप्लेन किया गया सबसे पहले इस केस के अंदर। ठीक है, बाकी इसकी जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है वो आपको टीपीए में मिलती है, यहाँ नहीं है। यहाँ आपको इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन 23, इनको मैं यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ेंगे लेकिन इनको एक्सप्लेन करेंगे जब हम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये चैप्टर 17 में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। ये जो डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे ज़्यादा काम आपको आएंगे चैप्टर 17 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हम इसको वहाँ डील करेंगे। यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है कि जब अनलॉफुल मीन्स के द्वारा किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई व्यक्ति कुछ गेन करता है जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं है, उसे हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। रॉन्गफुल लॉस क्या है, जब कोई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी में किसी दूसरे को क्या पहुंचाता है, लॉस पहुंचाता है, जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं है कि उसको वो नुकसान पहुंचाए, तो उसे रॉन्गफुल लॉस कहते हैं। गेनिंग रॉन्गफुली, एक पर्सन को हम कहेंगे कि ही इज़ गेनिंग रॉन्गफुली अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी अपने पास रिटेन रखता है जिसके लिए वो कानूनी तौर पे नहीं रखा जाना चाहिए, जिसने उसने रॉन्गफुली गेन से लॉस अपने पास पाया है, तो गेनिंग रॉन्गफुली। लूजिंग रॉन्गफुली, लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरी ज़मीन थी, आपने मुझे घुसने ही नहीं दिया, मेरी ज़मीन की सारी उपज को आप ले गए, तो किस में आ जाएगा, लूजिंग रॉन्गफुली।
नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी, whoever डज एनीथिंग विद द इंटेंशन, हमने इंटेंशन को बहुत अच्छे से डील किया था, डिज़ायर ऑफ माइंड, इसलिए कहता हूँ जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको देखिए। इंटेंशन, नॉलेज, डिसऑनेस्टी, इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, आपने सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन को पढ़ा। जब रॉन्गफुल गेन करने के लिए कोई सी की इंटेंशन होती है, इंटेंशन क्या है? जो आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखाती है, तुरंत जिसके प्रभाव से रिजल्ट दिखता है, जिससे टू वन पर्सन रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, भाई किसी को फायदा और किसी को नुकसान भी तो पहुंचेगा। इट्स सेट टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली, उसे बेईमानी कहा जाता है। बेईमानी की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, थेफ्ट में बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रॉडेंटली, फ्रॉड तो आजकल एक ऐसा वर्ड हो गया, हर दूसरे आदमी के साथ आप सुनते हैं फ्रॉड हो गया भाई, फ़ोन पे फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, ठीक है, आपका टेलीफोन में फ्रॉड हो गया, वैसे किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो बहुत तरह के फ्रॉड हैं जिसे कपट कहा जाता है। फ्रॉडेंटली का मीनिंग है पर्सन इज सेड टू डू द थिंग फ्रॉडेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, यानी कि धारा 25 कपट पूर्वक, भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है तो उसे कपट पूर्वक कृत्य कहा जाता है, ठीक है, दूसरे के साथ कपट करने के, ठीक है। तो इसको भी हम प्रॉपर्टी के साथ अच्छे से, यहाँ मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट होगा, और इन सब को जो हम चैप्टर 17 डील करेंगे तो हम इन सब को बहुत अच्छे से डिटेल में डील करना है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे इतना है कि यू रिमेंबर द सेक्शन फ्रॉडेंटली, और फ्रॉडेंटली की थोड़ी सी डेफिनेशन आपके माइंड में रह जाए, ठीक है। डिफ्रॉड इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट, डिफ्रॉड दो चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, एक होती है डिसाइड और एक होती है इंजरी। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देयर कैन बी नो फ्रॉड अनलेस देयर वाज एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड, जब तक वहाँ पे कपट करने का आशय नहीं होता है, इंटेंशन नहीं होती है कपट करने की, तब तक भैया आपका डिफ्रॉड हो ही नहीं सकता। डॉक्टर एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1966, criminal law journal 459, supreme court, the supreme court said that a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud, यानी कि इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि डिफ्रॉड कैसे होगा, उसे मैं डिसाइड करूंगा, उसको कुछ इंजरी पहुंचाऊंगा। इंजरी की डेफिनेशन कहाँ दी गई थी? इंजरी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 44, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो भी सेक्शन आपके सामने से एक बार गुजर जाता है, मेरी ये पूरी गलत फहमी वाली उम्मीद लगा लो या सही उम्मीद लगा लो, पर ये उम्मीद है कि आपको उसकी डेफिनेशन तो पक्का याद होगी ही होगी। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव, कानून को भरोसा दिलाना, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं ऐसे कह रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ए कुछ माल चोरी करके लाया या जैसे भी लाया हमें नहीं पता है, ए मेरे पास आता है, मेरा नाम है बी, ए मेरे पास आया शाम को और ये मुझे कह रहा है कि साहब एक काम करो, मेरे पास ना कुछ है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। क्या है भाई? इसने मुझे एक बड़ा प्यारा सा नेकलेस दिया, ऐसा ही कुछ होता होगा नेकलेस, मुझे ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक नेकलेस मान लीजिए आप, ठीक है, ऐसे एक नेकलेस दिया, बोला ये सोने का नेकलेस आप इसको ले लो। तो मैंने देखा कि नेकलेस की कीमत तो यार कम से कम भी 2 लाख रुपये है। कितनी है? 2 लाख। तो ये कह रहा है कि मैं आपको ये 10,000 रुपये में दे दूंगा। कितने में दे दूंगा? 10,000 रुपये में दे दूंगा। अब मैं तैयार होगा कि 2 लाख का आइटम 10 में मिल रहा है, लो भाई तुरंत ले लो। लेकिन कोई व्यक्ति 2 लाख का सामान मुझे 10,000 में बेच रहा है, तो क्या ये रीज़न टू बिलीव नहीं है कि वो सामान चोरी का होगा? क्या वो चीज़ मुझे नहीं शो कर रही है कि वो सामान चोरी का होगा? अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। अगर मुझे लग रहा है ना कि 2 लाख का सामान 10,000 में दे रहा है, तो इट मीन्स आई हैव सफिशिएंट कॉज टू बिलीव कि ये चोरी का है। क्यों चोरी का है? कोई इतना भी भला नहीं है कि 2 लाख का सामान 10,000 में बेच जाए। कुछ भी मजबूरी हो, इसने कहा कि मुझे एमके लीगल शिक्षा की फीस भरनी है भाई, कल लास्ट डेट है, फिर मुझे एडमिशन नहीं देंगे सर, ले लो यार। लेकिन क्या ये बात आपको यकीन आती है? ऐसी बात क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो ऐसी सिचुएशंस को क्या कहा जाता है, रीजन टू बिलीव कहा जाता है। 27 कहता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। एक ही बात याद रखो, किसी भी व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है, मेरी कार को, मेरे पास कार है, एकदम मस्त वाली कार है, ठीक है, जगवार है, जगवार से नीचे क्या सोचें भाई, क्या करें अभी, वकालत इतनी भी अच्छी नहीं चलती है कि आदमी रोल्स रॉय पता नहीं कहाँ चला जाए, इतनी बड़ी गाड़ियों के नाम भी याद नहीं आते यार। जगवार है, जगवार को अगर आपकी पत्नी लेके जा रही हैं, कौन ले, आपकी पत्नी, और वो उस कार को किसी में जो जनरली हो जाता है, क्या करती हैं, कहीं पे कार ठोक देती है, एक्सीडेंट कर देती है। अब कहोगे कि कार तो जी बीवी चला रही थी, बीवी की थी, नहीं, कार आपकी है, आप ही की समझी जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी पत्नी, आपके क्लर्क या आपके सर्वेंट के पास है तो वो प्रॉपर्टी आप ही की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। व्हेन प्रॉपर्टीज इन द पोजेशन ऑफ पर्सन्स वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ दैट पर्सनस पोजेसन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। तो यही माना जाएगा कि ये कार आपकी थी, चाहे इसे आपकी वाइफ चला रही थी, चाहे आपका क्लर्क चला रहा था, आपका सर्वेंट चला रहा था। और एक्सप्लेनेशन ने एक और अच्छी बात जोड़ दी जहाँ से MCQ बनता है, मार्क इंपॉर्टेंट ऑन दिस एक्सप्लेनेशन। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरीली, आपने किसी को टेम्परेरी बेसिस पे रखा है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर ओकेजन पे किसी को किया है, किस कैपेसिटी में, क्लर्क और सर्वेंट की कैपेसिटी में, तो वो भी किस में आएगा, वो भी इसी की डेफिनेशन में आएगा। और उसके पास जो प्रॉपर्टी वो भी कहाँ समझी जाएगी, आप ही के पास समझी जाएगी, इन द पोजेशन ऑफ यू समझी जाएगी, चाहे उसे आपकी पत्नी ही क्यों ना चला रही हो, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो थोड़ा सा पे जरूर ध्यान दीजिए। सेक्शन 28 डील करता है काउंटरफिट से। देखिए काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, काउंटरफिट का मतलब होता है सेम चीज़ की नकल करके वैसी ही चीज़ बना देना। आपने बहुत बार देखा होगा 500 रुपये के नोटबंदी की गई थी क्योंकि नकली नोट मार्केट में बहुत आ गए थे, वो क्या है, काउंटरफिट है। काउंटरफिट वर्ड को आप IPC के 2 चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। एक आपका चैप्टर नंबर 12 है, ऑफेंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, और एक चैप्टर 18 है जो कि प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड, जहाँ पे उसकी बात करता है। तो अब फोर्जरी वगैरह आप पढ़ेंगे वहाँ पे, उन सब चीज़ों में ये काउंटरफिट होता है। काउंटरफिट होता क्या है, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, जो मैंने ब्रैकेट में किया आप उसे आप भी ब्रैकेट में कर लें, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस्ड। यानी कि काउंटरफिट में 2 चीज़ें आती हैं। अगर मैं काउंटरफिट को लिखूं, काउंटरफिट, इसका अगर मैं जैसे मैथमेटिकल अगर हम इसको लिखें तो पहली चीज़ क्या आती है, यहाँ पे पहली चीज़ आती है आपके रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस प्लस डिसेप्शन। अब डिसेप्शन क्या है, किसी को आप धोखा देना चाहते हो, ये आपका एक मेंटल एलिमेंट है और ये मेंस रिया को शो करता है, ये शो करता है मेंस रिया को। रिसेम्बलेंस किसको शो करता है, ये आपका एक्टस रियस है, फिजिकल एक्ट है, ठीक है। तो एक्टस रियस, मेंस रिया, दोनों चीज़ें आप क्लियर हो गई। हमारे क्राइम का जो हमने कहे थे एलिमेंट्स क्या क्या थे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्राइम के एलिमेंट पे ले जाना चाहूँगा। इसके लिए एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं अपनी। देखिए हम पढ़ रहे हैं काउंटरफिट। अब मैंने कहा कि काउंटरफिट 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला है रिसेम्बलेंस और दूसरा आपका है क्या है यहाँ पे, डिसेप्शन, ठीक है। रिसेम्बलेंस और डिसेप्शन, रिसेम्बलेंस को मैंने कह दिया कि ये आपका एक्टस रियस है और डिसेप्शन आपकी मेंस रिया है, मेंटल एलिमेंट है। अब मैंने जब क्राइम की बात हमने की थी तो क्राइम में हमने कहा था कि क्राइम के क्या क्या एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स आपको याद है, पहला पर्सन था, दूसरा मेंस रिया था, तीसरा एक्टस रियस था और चौथा आपका इंजरी था। ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं तभी क्या होता है, क्राइम बनता है। तो क्या सेक्शन 28 में सारी चीज़ें नहीं है, काउंटरफिट कौन करेगा, पर्सन करेगा। पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दी गई, सेक्शन 11 IPC में।
अब का वो क्या करेगा, उसकी मेंस रिया है डिसेप्शन पहुंचाने की, उसका एक्टस रियस है रिसेम्बलेंस का। अब किसी को धोखा दे तो उसे इंजरी भी तो पहुंचेगी ना, तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंजरी भी आपकी आ गई, यानी कि पूरा क्राइम बन गया। इसीलिए कहता हूँ बेसिक लेक्चर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। अब 500 रुपये का नोट नकली जब दुकानदार को देते हैं कहीं मार्केट में, वो बड़े ध्यान से देखता है, कई तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो रिसेम्बलेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, ये आपकी एक्सप्लेनेशन 1 कहती है। एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे क्या कहती है, when a person cause one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived, thereby it shall be presumed until the contrary is proved। क्या लिखा है, until the contrary is proved, इसको हाईलाइट कर लें। that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। पहली बात तो क्या है, जब कोई भी व्यक्ति को दूसरी चीज का रिसेम्बलेंस तैयार करता है, नकली सिक्के बना दिए किसी ने, नकली नोट बना दिया, नकली स्टैम्प पेपर्स बना दिए, और वो ऐसा रिसेम्बलेंस है इस तरह से नकली बनाया कि दूसरा आदमी धोखे में आ सकता है। Until the contrary is proved, जब तक यह साबित ना हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं आपको, क्या साबित ना हो जाए, ये इट सेल बी प्रिज्यूम, ये प्रिज्यूम के जो एक्सप्लेनेशन 2 है ना, ये प्रिजम्पशन बताती है आपको, क्या होता है, प्रिजम्पशन बताती है। इट सेल बी प्रिज्यूम, ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक यह साबित ना हो जाए। क्या प्रिज्यूम किया जाएगा वो सुनिएगा, द पर्सन सो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग, कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिसेप्शन करना चाहता था, उसे पता था, उसे इस बात की नॉलेज थी, ही न्यू इट कि वहां पे डिसेप्शन होगा। अंडरस्टूड। आई होप आपको सेक्शन 28 में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वही डेफिनेशन मैं आपके सामने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पे कहीं ना कहीं जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इसे जैसे अब आप चैप्टर 12 जब पढ़ेंगे, सेक्शन 230 से लेकर के 263A तक, वहाँ पे आपको क्या है, चैप्टर 12 में गवर्नमेंट स्टैम्प्स और कॉइन्स से रिलेटेड जो अपराध हैं, वहाँ पे आप इन सब तरह के शब्दों को पढ़ेंगे। फिर आप चैप्टर 18 में जब जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी 421 से 424 तक आप ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। चलिए अब चलते हैं, इसके इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा, सेक्शन 28 के इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिए। इलुस्ट्रेशन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ इलुस्ट्रेशन दे रखे हैं, दोनों इलुस्ट्रेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 का एक इलुस्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन 2 का भी एक इलुस्ट्रेशन है। अब आते हैं 29 डॉक्यूमेंट। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस। अच्छा, डॉक्यूमेंट डेफिनेशन और कहाँ पढ़ी है आपने, बताइए। बिल्कुल सही, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक से। मार्क्स, फिगर्स पढ़ा है ना, लेटर्स, इनके द्वारा किसी भी चीज़ को कहीं पे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड व्हिच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। क्या सेक्शन 3 की डेफिनेशन जैसे नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वही तो हमने पढ़ी थी, वही यहाँ है। इट इज इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स, भाई किस तरह से लिखा, चौक से लिखा, किसी और चीज़ से लिखा, खून से लिखा, कोई मतलब नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। अब आईटी एक्ट जब आ जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी ऐड होता है। एक्सप्लेनेशन 2 देख लीजिए। वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाई मर्केंटाइल और अदर यूसेज। मर्केंटाइल क्या होता है, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, मर्केंटाइल लॉ जैसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टीपीए, ये सारे क्या हैं आपके मर्केंटाइल लॉ हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed, ठीक है। तो भी वहाँ पे इसे भी क्या समझा जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ही माना जाएगा। जैसे
ए ने क्या किया, अपना नाम लिख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, पेबल टू हिज ऑर्डर, मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन टू मर्केंटाइल यूसेज, द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर, द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पे टू दी होल्डर। अब ये चेक के पीछे सिर्फ नाम लिख दिया। अब ये हमें लिखता है कि इसको रामधारी को 1000 रुपये दो, या रामधारी लिख दिया, फिर आगे 1000 रुपये का मैंने इसको चेक दे दिया। तो वो क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज। वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज 3 तरह के होते हैं, ये हमने एनआई एक्ट में पढ़ा था, तो उसे भी माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट ही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सा जमाना आ गया अभी सब कुछ। अब ये फाइल उठा के जाना आदमी के द्वारा बंद हो गया, रोबोट लेके जाता है, अंदर ही अंदर डाटा बस के थ्रू, फ्लॉपीज, सीडीज, ठीक है, कैसेट्स, ये सब आ गए। तो एक वर्ड आया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और आईटी एक्ट 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऐड कर दिया गया, और यहाँ पे कि वो भी डॉक्यूमेंट का पार्ट रहेगा। सेक्शन 30 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट ए डॉक्यूमेंट विच इज प्रपोज टू बी ए डॉक्यूमेंट। देखिए वैल्यूएबल मीन्स क्या है, आप पहले से पढ़ते आए कि वैल्यूएबल का कोई जो चीज़ कोई वैल्यू हो। अब ये कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है। अगर मैं कहूँ कि ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या है आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में एक हिस्सा क्या है आपका, ये आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। क्योंकि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि सोने की चेन आपने किसी को दे दी तो सोने की चेन तो बहुत वैल्यूएबल है, वो वैल्यूएबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर ले कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट को डिनोट करती है। अगर डॉक्यूमेंट एक जीनस है तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसकी स्पीसीज है, ठीक है। अब कौन से होंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि जो कोई डॉक्यूमेंट या तो क्रिएट करता है या किसी को देता है या एक्सटेंड करता है या ट्रांसफ़र करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटिंग्विश करता है किसी भी लीगल राइट को, वो आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है। सीधी सी बात रखनी है कि अगर कोई क्रिएट कर रहा है, कन्फर कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, किसी लीगल राइट को, उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे, ठीक है। ये जब आप सेक्शन 327 पढ़ेंगे ना, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट वगैरह, वहाँ पे किसी से वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट कराने के लिए ऑफेंस है एक 327 में, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। आपके चीटिंग में 420 में पढ़ते हैं, 460 में जहाँ पे फॉर्जरी ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड ऑफेंसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप चाहें तो, रीड विद सेक्शन 327, 329, 347, 348, 420 और 467 और 477, इन सेक्शनों के साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। अब डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और प्रपोज टू बी डॉक्यूमेंट वेदर एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और वेयर बाई एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और ही हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। बस कोई भी ऐसा कागज़, सीधी सी बात समझ लो 2 शब्दों में, कोई ऐसा सीधा सा कागज़, जो कागज़ का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कोरा का डॉक्यूमेंट, 29 में जो डेफिनेशन पढ़ी है, लीगल डेफिनेशन पे रहना है आपको। ऐसा डेफिनेशन डॉक्यूमेंट का, ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी का कोई लीगल राइट क्रिएट करता हो, कन्फर करता हो, एक्सटेंड करता हो, ट्रांसफ़र करता हो, रिस्ट्रिक्ट करता हो, एक्सटिंग्विश करता हो, रिलीज करता हो, वो आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी बस। लेकिन माइंड में इतना याद रखना है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होता है। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन। आप हुंडीज सुने होंगे, हुंडीज दे दी जाती हैं। एक शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत पुरानी मूवी थी जिसमें वो दूसरा हीरो था, उसमें ऋषि कपूर था या कौन था शायद, उसके पीछे रूपा लिख के लिख देता है, उसका नाम रूपा होता है, डॉन होता है वहाँ का, वो 100 रुपये से देता है। वो खाना खाने जाता है और माचिस की तिल्ली से लिखता है उसमें, ठीक है, बुझाने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद जब वो देता है तो रेस्टोरेंट वाला उसको जब कुछ रुपये का 20 समथिंग का कुछ खाना होता है, बाकी के चेंज भी वापस करता है, क्योंकि रूपा भाई का 100 रुपये का। इस टाइप से हुंडीज बहुत यूज़ होती हैं जनरल इंडिया में, स्पेशली बिजनेस में। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाती है। अंडरस्टूड।
मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा किसके साथ सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं विल के ऊपर। विल क्या है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री, ठीक है, और एक होता है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री को विल कहते हैं और नॉन टेस्टामेंट्री में जो पर्सनल लॉ होते हैं, यानी कि जब किसी ने वसीयत बना दी तो भाई उसके हिसाब से ज़मीन मिलेगी, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी उसकी है। ए ने क्या किया? विल में सब कुछ अपने बेटे के नाम लिख दिया, सी के, सब सी को मिलेगा। लेकिन ए ने कोई विल नहीं बनाई तो उसकी भाई जो बेटियां हैं डी ई एफ, उसके जो भतीजे हैं बुआ, तो जो उसका पर्सनल लॉ है, हिंदू है तो हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसके तहत, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, तो फिर वहाँ पे गवर्न होते हैं पर्सनल लॉ। अदरवाइज विल यहाँ पे रहेगी। जो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट है वहाँ पे भी विल की डेफिनेशन दी गई है। अंडरस्टूड। अब आते हैं 32 पे। 32 को आज हम डील नहीं करेंगे क्योंकि 32 से लेकर के 35 तक एक बात पढ़ने वाले हैं हम आगे अगले लेक्चर में, ग्रुप लायबिलिटी, ठीक है। ग्रुप लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, इन तीनों टर्म को हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे और इन सेक्शंस को भी समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्ट और ओमिशन यहाँ से स्टार्ट होता है 32 से और ऑफेंस तक जाता है अप टू सेक्शन 40। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, जल्दीबाजी में इनको मिस नहीं करना चाहता इंपॉर्टेंट चीज़ों को, भले ही लेक्चर एक दो ज़्यादा बन जाए बट चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे mklegalshiksha@gmail.com पे लिख सकते हैं। और कल संडे को CRPC के ऊपर पूरा 2 घंटे का एक डिस्कशन होने वाला है कि CRPC, जर्नी ऑफ CRPC है क्या, हाउ टू रीड CRPC, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि DJS के लिए अभी जस्ट आपका 1 महीने का समय बचा है, स्पेशली फ्रॉम द एंगल ऑफ DJS, दिल्ली जुडिशरी की जो वैकेंसीज है उनके एंगल से हम इसको समझने वाले हैं। तो बी रेडी, टुमारो समझिएगा, इस जरूर ज्वाइन कीजिएगा, गूगल मीट पे रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।